आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण का इकाई 4 जिसका नाम है भाषा में मापन एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पे इकाई का नाम भले ही भाषा में मापन एवं मूल्यांकन है, लेकिन पूरी इकाई में सिलेबस के अनुसार सिर्फ मूल्यांकन पर बात की गई है। तो हम इस यूनिट में जो है मूल्यांकन पर ही फोर्स करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मूल्यांकन से ही एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपके यूनिट्स भी जो है वो पूरा इसी पर तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है इस यूनिट का वो है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व व उद्देश्य। तो जो मूल्यांकन है उसकी आवश्यकता, महत्व या उद्देश्य पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली मूल्यांकन है क्या। क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले उस वर्ड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके महत्व पूछे हो तो महत्व, उद्देश्य पूछे हो तो उद्देश्य, जो भी पूछा हो वो आप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन को यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तथा शिक्षा की उपलब्धियों व उद्देश्यों की जांच की एक प्रक्रिया होती है। ये प्रोसेस होता है मूल्यांकन, जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, बिहेवियर, पहला बच्चा कैसा था पहले और अब कैसा है, प्लस उसकी शिक्षा उपलब्धियां कि पहले बच्चा पार्टिसिपेट करता था किन चीजों में और नहीं करता था और अब करता है। तो इन चीजों को जब हम जांच करते हैं तो ये मूल्यांकन कहलाता है। यह मापन से अधिक विस्तृत है। देखिए, मापन जो है वो छोटा सा टर्म होता है, जैसे आपने टेस्ट ले लिया, नंबर से आपको पता चल गया। लेकिन मूल्यांकन क्या होता है, ये बहुत ही ब्रॉड है, विस्तृत है। इसके अंदर आप व्यवहार, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक, हर तरीके से जो है बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तित्व व शिक्षा के उद्देश्यों पर बल देता है मूल्यांकन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको। तो मूल्यांकन किस पे फोर्स करता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं उसमें सुधार करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है मूल्यांकन। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी शिक्षा, जो हम जिस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो हम कोई और दूसरा तरीका अपनाएंगे, और ये हमें पता चलेगा किससे, मूल्यांकन से। चलिए परिभाषा की बात करते हैं। तो क्लार और स्टार ने कहा कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है ना, कि बच्चे ने जो भी काम किया उसकी सूचना से हम निकालेंगे या फिर विश्लेषण करेंगे कि बच्चे को क्या क्या चीजें अब आ गई हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो ये मूल्यांकन होता है। अब हम बात करते हैं महत्व व आवश्यकता की। तो महत्व और आवश्यकता दोनों एक ही बात है, चाहे भूमिका ही क्यों ना हो। ये शब्द जो है अलग अलग जरूर है, लेकिन इनके आंसर हमेशा मिलते जुलते होते हैं। जो महत्व है वही आवश्यकता होगी, सीधी सी बात है। अब क्या जरूरत है हमें मूल्यांकन की, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, कि जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य है यानी सर्वांगीण विकास, उसे प्राप्त करने में हमारे लिए ये सहायता प्रदान करता है मूल्यांकन। सेकंड, उपयोगी शिक्षण विधियों में चयन करने में सहायक, कि हमें कौन से शिक्षण विधि इस्तेमाल करनी चाहिए, इस बात की भी हमें जानकारी मूल्यांकन से चलती है। तीसरा है छात्रों की प्रगति की जानकारी हमें मिलती रहती है। छात्रों के वर्गीकरण में सहायता होती है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों में जो है लो हैं, और फिर हम उनका ग्रुप बनाकर उन्हें उन चीजों के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। तो ऐसे क्लासिफिकेशन करने में इजी होता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा, अगर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उपचार या निदान की, तो हम वहां पर निदान भी वहां पे बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने की हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। छात्रों के मार्गदर्शन के लिए सहायता, हमें पता चलता है मूल्यांकन से कि बच्चा किस चीज में आगे बढ़ सकता है, कौन सी चीज ऐसी है जो बच्चा आगे चल के अपना करियर बना सकता है, तो हम वैसा ही उसको मार्गदर्शन भी देते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार करने में सहायता होती है, कि अगर पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चा नेगेटिवली ले रहा है तो हम उसे हटा दें। छात्रों के गुणों की पहचान होती है। मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि छात्र में कौन से ऐसे गुण हैं जो छुपे हुए हैं, और फिर आगे की तैयारी करने में भी इजी रहेगा। और अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम उन्हें एज एन एग्जाम्पल दूसरे बच्चों के सामने जो है वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये महत्व और जो है हमारे कुछ आवश्यकताएं हो गई। अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य की।
तो इनका उद्देश्य भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वही चीजें हैं, बस घुमा फिरा के दे रखी हैं। पहला पॉइंट कि मूल्यांकन के सही स्वरूप को समझना। इसका उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हमें पता होना चाहिए ये चीज कि मूल्यांकन कैसे होती है, ताकि हम मूल्यांकन के सही स्वरूप को समझे। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि आपने क्लास में टेस्ट ले लिया या फिर 1 महीने में टेस्ट ले लिया और फिर नंबर आ गए और आपने मूल्यांकन कर लिया, ये मूल्यांकन नहीं होता। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, जो हमारी परीक्षा प्रणाली वर्तमान में चल रही है उसमें जो त्रुटियां हैं उसको सुधार करना। विद्यार्थियों की कार्य पद्धति की जांच करना कि विद्यार्थी कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना कि उनके ज्ञान में वृद्धि कितनी हुई है, कितनी होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें। विद्यार्थियों की क्षमताओं को और सीमाओं का पता लगाना कि कौन से बच्चों में टैलेंट्स हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो पीछे रह जा रहे हैं। अगला है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल का ज्ञान प्राप्त करना। भाषा से संबंधित जो है बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण हैं वो हमें पता चल जाएंगे। विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शित करना कि आगे वो कैसे अपने रास्ते पे चलेंगे। अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, अगर बच्चे अच्छे से अधिगम कर रहे हैं तो हम उसे प्रोत्साहित भी करेंगे। प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों का निवारण करना कि अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही होगी किसी भी टाइम की, उसमें जो कमियां हैं उसको पता लगा के ठीक करना। और वृद्धि व विकास में सहायता करना, बच्चे की वृद्धि और विकास में भी मूल्यांकन से जो है सहायता प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में फर्क क्या है ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्या है ये, ठीक है, इन चीजों को समझो। है तो दोनों मूल्यांकन ही ना, मूल्यांकन के ही पार्ट है। तो मूल्यांकन की वह अवस्था जो सीखने की प्रक्रिया में आकलन की निरंतरता बनाए रखने पर जोर देती है। इसमें सीखने की अभिरुचियां एवं विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो ये क्या करता है, मूल्यांकन वह अवस्था है जो सीखने की प्रक्रिया, जब बच्चा सीख रहा होता है उसके दौरान कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसके अनुसार, उसकी अभिरुचियों के अनुसार उसके विकास के सभी पक्षों को उसमें हम सम्मिलित करते हैं जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर। दूसरी चीज, ये विद्यार्थी में भय और चिंता उत्पन्न नहीं करते। ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये शैक्षिक व अशैक्षिक दोनों प्रकार का मूल्यांकन है। ये कमियों को जानकर सुधार करने पर जोर देते हैं और ये चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये ना सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना होगा। अगर बात करें कि सतत और व्यापक इन दोनों में अंतर क्या है तो देख लीजिए। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, निरंतरता पर बल देता है ये, मतलब सीखने के साथ साथ हम क्या करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन करते रहेंगे। जबकि व्यापक कहता है कि मापन में अधिक तत्व शामिल होने चाहिए, सिर्फ परीक्षा ले लेना काफी नहीं है, हमें जो है ड्राइंग कंपटीशन भी कराना चाहिए, मेहंदी कंपटीशन, सिंगिंग, पोयम राइटिंग, है ना, निबंध लेखन। तो ये क्या करता है, बहुत सारी चीजों को ऐड करना चाहिए। सतत में जो है शिक्षण के दौरान मूल्यांकन किया जाता है और व्यापक शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष को देखते हैं। मतलब शिक्षा मतलब सिर्फ टेस्ट लेना काफी नहीं है, ओरल टेस्ट लेना काफी नहीं है, अदर चीजों को हमें ऐड करना चाहिए। सतत मूल्यांकन कहता है कि सुधार सहज व सरल होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों हो सकते हैं। बच्चा दिमाग से भी अपनी बौद्धिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है और दूसरा बच्चा अपने हाथों से भी नई नई क्रिएटिविटी कर सकता है। सतत मूल्यांकन भाषाई कौशलों का मूल्यांकन होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सारे के सारे मूल्यांकन शामिल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भाषा अधिगम की वृद्धि से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता। उपयोगिता मतलब कि कैसे उपयोगी है ये हमारे शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब ये ऐसे हैं, और वो भी भाषा अधिगम यानी भाषा सिखाने में, बच्चे को हिंदी या इंग्लिश, अब हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हिंदी पे ही जोर देंगे ना, तो हिंदी भाषा सिखाने में सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है हमें, बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है। भाषा जो है वो व्यापक है जिसे परीक्षा विधि समाहित नहीं कर सकती। भाषा जो बच्चा पैदा होते ही सीखने लगता है, बोलने लगता है बिना स्कूल गए, वो बहुत ही बड़ी चीज है। तो उसके लिए ना उसे सिर्फ हम एग्जाम लेकर नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो बच्चा रट के भी आंसर लिख देगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सच में बच्चे में ये गुण है या नहीं है। हिंदी में तो सब बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन क्या वो सही हिंदी का प्रयोग करते हैं, नहीं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है डेडिकेट किया गया है। सेकंड थिंग की विभिन्न विधियों द्वारा समन्वय करके भाषा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल एक विधि जरूरी नहीं है यहाँ पे कि परीक्षा ले लिया और बात खत्म हो गई,
हमें निबंध लिखवाने चाहिए, हमें वाद विवाद करवाना है, हमें डायलॉग्स बुलवाने चाहिए, ठीक है। हिंदी के विभिन्न कौशलों जैसे व्याकरण, रचना, सौंदर्य बोध आदि के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है। अब देखिए कौन कौन सी व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहला हम बात करेंगे भाषाई कौशलों का मूल्यांकन। तो भाषाई कौशलों का मूल्यांकन, भाषाई कौशल यानी जो हम भाषा सिखाते हैं बच्चों को, वो इसमें होती हैं 3-4 चीजें होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अगर हम बात करें सुनना, बोलना और पढ़ने की, तो ये तीनों मौखिक मूल्यांकन होता है, मुंह से होता है ये। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सवाल पूछेंगे बच्चों से, बाल सभा, समाचार पत्र वाचन करवाएंगे, भाषण करवाएंगे, वाद विवाद करा सकते हैं, सुलेख प्रतियोगिता करा सकते हैं, है ना। अब ये सुलेख इसके लिए हो जाएगा लिखित के लिए। तो पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाषाई कौशल का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या क्या सुझाव देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी होगी। और बात करें शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति का ज्ञान, अगर हमें बच्चे को शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों से परिचित कराना है तो हम क्या करेंगे, पाठ के दौरान बच्चों को बताएंगे। अगर पाठ में कोई मुहावरा आया हम उसी टाइम बताएंगे बच्चों को कि ये मुहावरा, इसका अर्थ ये है, इसका प्रयोग ऐसे होता है। गृह कार्य दे सकते हैं हम, और मौखिक परीक्षा भी ले सकते हैं इन चीजों के लिए। तीसरी चीज है बोध क्षमता का मूल्यांकन, कि बच्चे को कितना याद रहता है, इसके लिए हम साहित्यिक विधा का पाठ कराएंगे, लिखित व मौखिक परीक्षा ले सकते हैं, सरल से कठिन प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं। मतलब इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम मुश्किल क्वेश्चनों तक जाएंगे। अगला है विषय वस्तु के ज्ञान का मूल्यांकन, कि बच्चे को विषय वस्तु का ज्ञान है यानी, इसके लिए हम क्या करेंगे, निबंधात्मक जो है हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लघु उत्तरात्मक बड़े छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और पाठ के विचार व तथ्यों को समझना, इन चीजों पर बल देंगे। पांचवा है व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन, कि बच्चे को व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन करना हो तो हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी विधियां करेंगे। पाठ पढ़ाते समय कर सकते हैं हम, कि पाठ पढ़ाते समय हम व्याकरण जो है बच्चों को बताते जाएं, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ व लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछना हम किसी भी टाइप के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछना तो हर विधि में हमारे काम आएगा। अगला टॉपिक है भाषा मूल्यांकन की विधियां, कि भाषा में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसकी विधियां कौन कौन सी, अभी मैंने ऊपर भी कई विधियां बता दी हैं, तो वही चीजें आपको नीचे लिखनी है बस अलग अलग करके, अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहला है परीक्षा, हमें अगर मूल्यांकन ले, परीक्षा भी तो एक तरीका है ही ना। अब जरूरी तो नहीं है कि आप साल के अंत में परीक्षा कराएं, आप क्लास में परीक्षाएं ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो ये मौखिक हो सकती है, लिखित, या फिर प्रायोगिक, प्रायोगिक प्रैक्टिकल, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक, किसी भी तरह के प्रश्न कैसे भी किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। दूसरा है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण क्या होता है, जैसे दैनिक व्यवहार व क्रिया का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, है ना। स्कूल में जैसे जाते हैं, और कई बार स्कूल में हमारे पर्यवेक्षण होता था, तो बाहर से आते थे कुछ लोग और फिर स्कूल में देखते थे कि सारी चीजें सही हैं या नहीं, तो ये होता है निरीक्षण, होता है एक तरह से ये। तीसरी बात है संचित अभिलेख पत्र, संचित अभिलेख पत्र यानी जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं संचित करके, इससे हमें शैक्षिक प्रगति, उपस्थिति, स्वास्थ्य, विकास और अन्य चीजों का रिकॉर्ड मिल जाता है, मूल्यांकन होता है ये एक तरह से। घटना वृत्त, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, कि अगर घटनाएं लिखी हुई हैं तो इससे भी हम मूल्यांकन करते हैं। अगला गृह कार्य, हम होमवर्क दे सकते हैं। निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी जैसे रेटिंग स्केल, मूल्यांकन के 3, 4, 5, 7 जो भी श्रेणी देना, कि अगर हम बच्चे को 3 देते हैं इसका मतलब कि बच्चे को अभी और मेहनत करनी है, हमें और नई विधियां इस्तेमाल करनी होगी, तो ऐसे हम रेटिंग स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं एक भाषा की विधि के लिए। अगला है प्रश्न पत्र और निर्माण, तो आपके पेपर में आता है ये कि उपलब्धि प्रश्न पत्र निर्माण करते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, तो मैंने वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी बातों पे आप ध्यान देंगे, उद्देश्य एवं उसका मान निर्धारण हो, आप जो भी टेस्ट बना रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। विषय वस्तु की व्यापकता, यानी आप विषय वस्तु से ही चीजें उठाएंगे, ये नहीं कि आपने वो बच्चों को बताया ही नहीं, आप कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं। प्रश्नों के प्रकार होने चाहिए, एक ही तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए। समय सीमा निर्धारण, यानी ना तो ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। उचित विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे 2 प्रश्नों के बीच में होती है अथवा करके। कठिनाई का स्तर हमें जान लेना चाहिए कि बच्चे को कितना पढ़ाया गया है, उनका स्तर क्या है। अंक विभाजन होना चाहिए, हर क्वेश्चन का अपना ही अलग अंक होना चाहिए, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन है तो 2+, 3+ ऐसे करके आप दे सकते हैं आंसर्स, क्वेश्चन के मार्क्स।
उत्तर तालिका का निर्माण, आपने जो भी प्रश्न बनाया है, प्रश्न पत्र बनाया है, उसकी उत्तर तालिका आपको जरूर बना लेनी है। प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना है और प्रश्नों की आवश्यकता आप देखेंगे, कौन से प्रश्न आवश्यक है उन्हें ही आप टेस्ट में डालेंगे। अगला है निदान एवं सुधार, अर्थ, महत्व एवं प्रयोग। निदान और सुधार क्या होता है? आप ये वर्ड पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, बार बार आती हैं ये चीजें। अब निदान का मतलब होता है रोग या दोष आप पता लगाना। जैसे डॉक्टर होता है ना, सबसे पहले पता करता है बीमारी क्या है, उसके बाद किस विद्यार्थी में क्या दोष है वह उसके कारणों का पता लगाओ और फिर सुधार के लिए हम कार्य क्या। अब जब बीमारी पता चल रही तब हम उपचार कैसे करेंगे। परीक्षा से अलग कमियों से उजागर करना, केवल ये नहीं कि एग्जाम में आपके कम नंबर आए, बल्कि इसके अलावा हमें पूरा ऑल ओवर पता करना होता है। ये हमें किससे पता चलेगा? मूल्यांकन से, जो हम पढ़ रहे हैं। भाषा को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, जैसे पढ़ने में, बोलने, लिखने, वर्तनी, व्याकरण, इन चीजों में ही बच्चा भाषा में गलतियां करता है, तो इन चीजों का पता लगाना। अब इसका महत्व क्या है, हमें क्यों जरूरत है इसकी, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही दोषों और समस्याओं से परिचित हो जाएंगे कि हाँ भी बच्चे को ये कमी है, ये गलतियां हैं, तो दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। रोकथाम के माध्यम से परिचित होंगे कि अच्छा बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है तो हमें कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें उनसे स्टोरी बुलवानी चाहिए, हमें उनसे रिसाइटिंग करवानी चाहिए, है ना। विद्यार्थी को क्रियाशील एवं अध्ययनशील होने की प्रेरणा मिलती है इससे, और अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बालकों की गंदी आदतों का भी पता चल जाता है, जिससे हम उसे गंदी आदतों को छुड़वा सकते हैं। अगला है विधियां या प्रयोग, कि आप जो है किस तरीके से बच्चों को, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे इन कमियों को दूर करेंगे। एक होता है निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करके गलतियों को पता लगाना और फिर उसका निदान करना। परीक्षण, ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन ही होता है। आप परीक्षण करेंगे बच्चों को, उन्हें बिना बताए या फिर बताकर उन पर निगरानी रखेंगे। तीसरी है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, आप आमने सामने बिठाकर इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चे से, जिससे आपको पता चल जाएगा उन्हें बोलने में दिक्कत है या पढ़ने में दिक्कत है, या वो खुद भी अपनी कमियां बताएंगे। चौथा था संचित अभिलेख, यानी वो जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, आप बच्चों के रिकॉर्ड उतारेंगे, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे वो डायरी हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें पढ़ेंगे कि हाँ ये कमियां कहाँ से शुरू होके आ रही हैं और आखिर कब ये शुरू हुआ, इसके रीजन क्या क्या हैं। तो ये था आपका यूनिट 4 हिंदी का, जिसमें सारे टॉपिक जो है यहाँ पे कंक्लूड किए गए हैं।